Si môže myslieť, že má krajšie bicepsy ako ja, keď má 160 cm. To proste, keď má takú výšku, ja tak to nedá. To sú bohyne. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे माइकल क्रीजो की। और माइकल क्रीजो से रिलेटेड सिर्फ फिजिक अपडेट ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो इन्होंने अभी करी है उस बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फिजिक अपडेट। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने जिम के अंदर ये थोड़ी सी पोजिंग कर रहे थे एंड वी विटनेस्ड हाउ मैसिव ही हैज़ बिकम। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मसल मास इनके फ्रेम पर पहले से नहीं थी, जो उन्होंने एक और ऑफ सीजन लेकर और भी ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है। हाउ जाइंट ही इज़ लुकिंग, मतलब इतना ज़्यादा मसल मास और लेग्स को देखो। डेफिनेटली ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज क्वाड्स अ बिट। और साथ ही साथ गाइस, जिस तरह की सेपरेशन, जिस तरह की लाइंस, जिस तरह का क्लीन लुक आता है ना इनकी क्वाड्स पर, उनकी फिजिक पर, वो आई बिलीव किसी और ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर की फिजिक पर अभी नहीं आता इस टाइम पर। आई थिंक राफेल बेंडो कैन बी सेड, बट उनके अलावा सबकी क्वाड्स आप देखते हो, इवन हार्डी चूपन की भी उस तरह से नेचुरल लुकिंग नहीं लगती। कुछ इंजेक्टेड वगैरह पता लगता है, उस तरह की सेपरेशन नहीं आती। लेकिन माइकल क्रीजो के साथ अभी भी वो चीज़ बनी है, बहुत ही नेचुरल लुक। इवन इन हिज आर्म्स, आप आर्म्स में भी देख सकते हो, डेल्ट्स में भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने ना अपनी फिजिक को अभी भी उस तरीके से इन सब चीज़ों से बचा कर रखा हुआ है। बट चलो, ये तो हमने देख लिया, अब चलते हैं मेन अपडेट पर। तो अभी माइकल क्रीजो से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारे आर्म्स सबसे बिगर हैं हिस्ट्री में, क्या तुम्हें भी यही लगता है? तो वहाँ माइकल क्रीजो ने कहा यस, मेरे आर्म्स हिस्ट्री में सबसे बिगर हैं। और उन्होंने निक वॉकर के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा कि निक को लगता है कि उनके आर्म्स बिगर हैं, बट उनको सोचने दो, इवन उनकी हाइट भी मेरे से कम है और इसीलिए वो मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। तो मतलब उनकी हाइट पे भी उन्होंने टॉन्ट मार दिया कि वो 160 सेंटीमीटर्स के हैं, यानी कि आई थिंक 5'5", 5'6" उन्होंने बोल दिया उनको। बट उसके बाद आर्म्स के बारे में उन्होंने कहा मेरे आर्म्स ही सबसे बिगर हैं, निक के नहीं। तो मैन, ये तो एक तरह से शॉट्स फायर हो गए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि निक के आर्म्स हमेशा क्रीजो के आर्म्स से और क्रीजो के आर्म्स हमेशा निक के आर्म्स से कंपेयर करे ही जाते हैं। अब देखो, जिसके भी बिगर हों, बट ये तो अनडाउटेडली सही बात है कि इस वक्त के टू ऑफ द बेस्ट आर्म्स निक वॉकर और माइकल क्रीजो के पास ही हैं। दोनों के ही बहुत ही मैसिव हैं, बहुत अच्छी सेपरेशन दिखाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपेरेबल हैं। बट ये पता नहीं किसके सबसे ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन हाँ, निक वॉकर से उनकी स्टोरी में भी पूछा गया कि अभी अभी माइकल क्रीजो ने ये कमेंट तुम पर पास करा है, इस बारे में व्हाट डू यू वांट टू से। तो निक वॉकर ने अपने ही ढंग में यहाँ पर रिस्पॉन्ड करा कि भाई, क्या तुम्हें लगता है मैं इन सब चीज़ों पर टेंशन देता हूँ? मतलब मेरा फोकस कहीं और ही है। उन्होंने यही बताया कि भाई, मैं इन बेकार की बातों पे ध्यान नहीं देता, लोगों को बोलने दो जो बोल रहे हैं, मैं सिर्फ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि वही बात है गाइस, निक वॉकर के साथ आप जानते हो, हेटर्स और फैंस का एक मिला जुला सक्षम बना हुआ है। कभी कोई उनको हेट कर रहा होता है, कभी कोई उनको सपोर्ट कर रहा होता है। हेटर्स बहुत ज़्यादा उनको गलत बातें बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर के लिए फिज वाली बातें बोल देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन निक वॉकर क्या करते हैं उस टाइम पर भी, ही डज नॉट रिस्पॉन्ड। वो रिस्पॉन्ड कब करते हैं? स्टेज पर ही परफॉर्म्स, और उसके बाद अपनी प्लेसिंग बेहतर करके। निक के बारे में बुरी बातें उस टाइम पर भी बोली गई थी जब वो न्यूयॉर्क प्रो जीते थे। उसके बाद लोग कहने लगे मिस्टर ओलंपिया में कभी अच्छा प्लेस नहीं करेंगे। अब देख लो, मिस्टर ओलंपिया में उसी साल ये टॉप 5 आ गए। उसके बाद बोला अब निक इंप्रूव नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ये बहुत है। उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा निक आ गया 3rd पर। मतलब अपनी हेटर्स को बहुत ही करारा जवाब वो अपनी प्लेसिंग से दे रहे हैं, अपनी इंप्रूवमेंट से दे रहे हैं। उसके बाद भी देखो, लोग चुप नहीं होते। तो भाई, लोगों का काम ये घर पर बैठ के बोलना बहुत सारी चीज़ें, जबकि जिसको करना है वो तो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है स्टेज पर जाकर, और खुद को इंप्रूव भी कर रहा है। ये नहीं कि इंप्रूव नहीं कर रहा हो कि प्लेसिंग गिर रही हो, लोग बोल रहे हैं वो अपनी प्लेसिंग अप कर रहा है। और इस साल भी देख लेना, उनकी प्लेसिंग या तो 3rd ही रहेगी या फिर ही इज गोइंग टू इंप्रूव। अभी बहुत जल्दी है इस बारे में बोल देना कि वो कौन सी प्लेसिंग पे आएंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन वीडियो तो ये है नहीं। निक का रिस्पांस बहुत ही सैवेज था। इवन आपने पहले भी देखा होगा निक किसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले आई थिंक 2022 के मिस्टर ओलंपिया में जब ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर ब्लेसिंग अवोदिबो भी कुछ बोल रहे थे, उनको फ्रिज या ब्रिक वगैरह बोल रहे थे। तो वहाँ पर ब्लेसिंग से भी उन्होंने क्या बोला था? You talking? I don't talk to people in the third call-outs. कि मैं सेकंड कॉल आउट या थर्ड कॉल आउट में आने वालों से बात नहीं करता। और एक ही बात में, एक ही आंसर में उन्होंने उनको चुप कर दिया था। और देखो, यहाँ पर भी निक ने कुछ ऐसा ही आंसर करा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान देता भी हूँ? मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, क्रीजो ने जिस तरह से बोला था, आपने देखा होगा किस तरह से वो थोड़े फन वे में भी बोल रहे थे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो चिढ़ाने वाला टाइप तो लग रहा था। और पहले ही वो ब्लेसिंग के साथ कर चुके हैं ऐसा क्रीजो। लेकिन एनीवेज, जो भी है, इन चीज़ों से एक्साइटमेंट बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये तो मैं बोलूँगा कि निक के आर्म्स बिगर हों या ना हो क्रीजो से, बट वेस्ट में तो क्रीजो ही जीतेंगे। बिकॉज भाई, ये बंदे पता नहीं ये क्रीजो क्यों अपनी वेस्ट ट्रेन ही नहीं करते हैं। ये तो ट्रेन ही नहीं करते, इसलिए यहाँ भी नहीं दिखाई। इवन पोजिंग के टाइम पे तो ये बिल्कुल हाँफने लग जाते हैं। ये चीज़ें इनको बिल्कुल हैंडल करनी ही होंगी और इन चीज़ों पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मतलब लास्ट ईयर के प्रेप के टाइम पे इन्होंने बताया था कि मैंने कार्डियो करना स्टार्ट करा है फर्स्ट टाइम इन लाइफ। मतलब इससे पहले मैंने कभी कार्डियो भी नहीं करा। तो आप सोचो कितनी अजीब बात होगी, जहाँ हार्डी चूपन जैसे एथलीट्स 3-3 घंटे कार्डियो कर रहे हैं प्रेप के टाइम पे, वहाँ पे ही इंट्रोड्यूस कार्डियो।
फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब 30 मिनट कार्डियो कर रहे हैं, 25 मिनट कार्डियो कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तो आपको लगता है कि इससे कुछ इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा? पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फ्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन आपका एब्डोमिनल बहुत ज़्यादा आपको ना पुल डाउन करता है, और ये चीज़ अभी भी रहेगी जब तक ये ट्रेन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखो इन्होंने अपनी फिजिक दिखाई, लेकिन उस तरीके से इनका एब्डोमिनल अभी भी छुपा ही रहा, और मुझे 100% पक्का पता है कि ये अभी भी इन्होंने इसको इंप्रूव नहीं करा होगा, इस पर वर्क नहीं करा होगा। क्रिजो आई बिलीव बहुत ज़्यादा ना मसल मास पे फोकस करते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए जो इनकी लास्ट ईयर की प्लेसिंग थी यानी 7th आना, अब उससे इंप्रूव करने के लिए इनको चाहिए एक पूरा प्रॉपर पैकेज। बिकॉज मैन लास्ट ईयर बहुत सारे एथलीट नहीं थे, अब वो 3-4 एथलीट होंगे ना, आप बिल्कुल नीचे खिसकते चले जाओगे, और जो पहले वाले एथलीट्स जो आपसे नीचे आए थे वो भी इंप्रूव करेंगे। बिकॉज एब्डोमिनल पे एवरीबडी इज वर्किंग, कोई भी ऐसा नहीं है जो एब्डोमिनल पे वर्क नहीं कर रहा होगा, सिवाय क्रिजो के। क्रिजो इस चीज़ पे वर्क नहीं करते, तो वो चीज़ इनके खिलाफ जाएगी। एनीवेज अब चलते हैं थोड़ा निक की अपडेट पर। निक ने अभी ना ये साइड चेस्ट पोस्ट करा है, एंड लुक हाउ इम्प्रेसिव ही इज लुकिंग। मतलब यही होता है गाइस जब आप एकदम फीक जैसे दिखने लग जाते हो, क्योंकि देखो निक की हम जो भी अपडेट्स देखते हैं उसमें कभी भी वो अच्छी लाइटिंग यूज़ नहीं करते, कभी वो फिल्टर यूज़ नहीं करते। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने ऐसी लाइटिंग में, एक पिक्चर परफेक्ट लाइटिंग में पिक क्लिक करवाई है, और देखो कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। ये होता है, और इसीलिए निक स्टेज पर हमेशा छा जाते हैं, स्टेज पर हमेशा अपनी अपडेट से बेटर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको लाइटिंग मिलती है बहुत ही ज़बरदस्त, और अपनी अपडेट्स के बिल्कुल रॉ डालते हैं बिना कुछ भी यूज़ करें, इसीलिए इनका स्टेज पे इतना अच्छा वर्जन हमें देखने को मिलता है। एनीवेज अगर इस साइड चेस्ट पोज की बात करें तो मैन आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इतना मैसिव और इतना फ्रीकी साइड चेस्ट पोज कब देखा था। मतलब ये तो बहुत ही फ्रीकी लग रहा है। आप देखो किस कदर थिकनेस पता लग रही है, किस कदर थिकनेस एडिड है। मतलब लोग कहते हैं ना कि अब इससे ज़्यादा साइज ऐड नहीं कर सकते, निक वहीं पे सरप्राइज कर देते हैं, कितना ज़्यादा मसल मास ये ऐड करके आ गए हैं। बहुत ही फ्रीकी साइड चेस्ट पोज, और ये तो हमने एक देखा है, और डेफिनेटली मैं अभी बोल सकता हूँ कि इस पोज में निक को कोई भी बीट नहीं कर रहा। आई थिंक नेक्स्टजिला शायद टक्कर देंगे या फिर बीट कर देंगे, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं पता कि अभी कोई इनको मैच कर सकता है इस पोज में। बहुत ही अलग लेवल की थिकनेस आ चुकी है। मसल सेपरेशन का आपको ही पता है, डायरेक्ट तो इनको इस पोज में नहीं मैच कर सकते, मैंने उनकी सेपरेशन आती ही नहीं है वैसी, प्लस ये थिकनेस ये अलग ही लेवल की है। निक ने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। इनको चाहिए थी मसल मास, इनको पता था कि मैं वैसा शेप वगैरह नहीं कर सकता, मैं एस्थेटिक्स वो नहीं ला सकता, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी मसल मास, मेरी फ्रीकीनेस, मैं उसी पे वर्क करूंगा। और देखो अब आज पता लग रहा है, मतलब पहले ये पोज इनका बहुत स्ट्रांग था, और अब तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया। आर्म्स, चेस्ट, साइड लेग, एवरीथिंग मैन, इवन कंडीशनिंग। तो मैन बहुत ही मज़ा आने वाला है इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, और डेफिनेटली ये पोस्ट तो देखने में मज़ा आएगा, खासतौर पे नेक्स्टजिला के साथ अगर ये कंपेयर हो जाए। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हार्डी और डेरेक इस पोस्ट में निक को बीट करने वाले हैं। ये पोस्ट तो निक का ही है, चाहे दूसरे सारे पोस्ट इन दोनों को मिल जाए, लेकिन ये पोस्ट निक का है। बाकी अब चलो नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, बहुत लंबी बात हो गई इस बारे में ही। नेक्स्ट अपडेट है डेरेक लंसफोर्ड के बारे में। तो डेरेक लंसफोर्ड गाइस शॉट्स फायर कर दिए गए हैं। डेरेक लंसफोर्ड ने क्लियरली बोल दिया कि वी आर हियर टू स्टे बैक टू बैक, मतलब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ ही रहने आया हूँ, यही रहूँगा और बैक टू बैक विक्ट्रीज लूँगा। तो किसके लिए करेगा ये आप बता दो, देख लो आप, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई यहाँ से हार्डी आ रहे हैं, यहाँ से सैमसन आ रहे हैं, यहाँ से निक आ रहे हैं। तो डेरेक ने बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो, मैं बैक टू बैक जीतूंगा, और इसीलिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ बिल्कुल क्रेजीली। और ये पता लग रहा है जिस तरह से वर्कआउट की इंटेंसिटी लास्ट कुछ अपडेट्स में हमने देखी ना डेरेक की, कॉन्स्टेंटली ये वर्कआउट कर रहे हैं और वीडियोस भी डाल रहे हैं, बट लास्ट कुछ अपडेट्स, मतलब लास्ट 2-3 दिन की जो अपडेट्स हैं, उनमें एक अलग ही डेरेक लंसफोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, जो आई थिंक मिस्टर ओलंपिया के बाद से, अपनी विक्ट्री के बाद से हमें देखने को नहीं मिला। तो 2.5-3 महीने बाद ये डेरेक का एक नया ही वर्जन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फायर्ड अप, क्योंकि डेरेक नहीं चाहते वो एक वन टाइम वंडर बन जाए, जो सिर्फ एक बार जीत के बिल्कुल गायब हो जाए। क्योंकि मैन हार्डी जिस फोर्स से आ रहे हैं ना उनकी तरफ, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। हमने वो भी नहीं देखा हार्डी को इस तरीके से कभी मूव करते हुए, इतनी इंप्रूवमेंट्स इतने कम टाइम में करते हुए। लेकिन डेरेक को पता है उनको क्या करना है, क्योंकि उनके पास शेप तो ऑलरेडी है, जो चीज़ें इंप्रूव करनी है उनको वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। देखो क्वाड्स में उनको बहुत ज़्यादा मसल मास की ज़रूरत है, और वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हार्डी को अकेले बीट करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट जबकि दूसरे भी सारे लोग आप पे टारगेट बना के आ रहे हैं, तब तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, आपको उसी तरह प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर गाइस हमने देखा था कि शॉन क्लाइडा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि क्योन पियर्सन उन्हें बीट कर देंगे, या फिर क्योन पियर्सन आ जाएंगे इस लेवल पर एकदम से। उसी तरह इस साल वेस्ली का भी रामोंडिनो ने नहीं सोचा होगा कि वेस्ली एकदम से ऐसे उभर कर आएंगे और एक 7th प्लेसर मुझे बीट कर देगा। तो वही है गाइस, कोई भी कहीं से भी निकल के आ रहा है, और पीछे वाले लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं खामोशी से। और यही होता है, आप हमेशा ना तैयारी करते हो 2nd प्लेसर के लिए, 3rd प्लेसर के लिए, 4th प्लेसर के लिए। एक सीधे 7वें प्लेस का बंदा, 8वें प्लेस का बंदा इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके आ जाए, तो आप सोचो किस तरह से आप करोगे। यही है, आपको हर किसी को रडार पे रखना होगा और अपना बेस्ट वर्जन लाना होगा, बिकॉज आप 1-2 के लिए प्रिपेयर करके काम नहीं चला सकते। और वही चीज़ डेरेक कर रहे हैं इस वक्त। डेरेक ने बोला कि मुझसे ये टाइटल लेना आसान नहीं है, और मैं इतनी आसानी से ये टाइटल किसी को नहीं दूंगा। बट गाइज हार्डी चूपन इज क्लाइंबिंग द टॉप। मतलब वही है ना कि आपने एक कहावत सुनी है कि जो वुल्फ माउंटेन पे बैठा है, उससे ज़्यादा हंगरी वो वुल्फ है जो माउंटेन पे चढ़ रहा है, जो क्लाइंब कर रहा है। और हार्डी चूपन इस वक्त क्लाइंब कर रहा हूँ, डेरेक इज ऑन द टॉप।
मतलब हार्डी का आप जानते हो वो खुद को वुल्फ वुल्फ बोलते भी रहते हैं, तो उसी तरीके से देख लो भाई अब वो टॉप पे जो बैठे हैं क्या वो उस तरह से हंगरी हैं जिस तरह से ये क्लाइंब करने वाले हैं। तो मुझे लगता तो है कि डेरेक इज गेटिंग रेडी, बट हार्डी मैन ही इज फायर्ड अप ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड आई थिंक डेरेक के पास वो नहीं है जो हार्डी के पास है। मतलब डेरेक के पास शेप है, एब्सोल्युटली है, बट हार्डी वाली कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, कंप्लीटनेस वो डेरेक के पास नहीं है। और हार्डी अगर इसी तरह से आ गए जैसे आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में आए थे, इसी पैकेज को और इंप्रूव करके आ गए, तो मैन मुझे नहीं लगता कि डेरेक इनसे जीत पाएंगे। बट एनीवेज पॉलिटिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उस टाइम पर ही देखेंगे। लेकिन ये पैकेज बहुत ही सॉलिड था, बिल्कुल ही डोमिनेट करने वाला पैकेज था। अगर यहाँ पर भी डायरेक्ट होते ना तो ये डायरेक्ट को यहीं बीट कर देते और फिर एक अलग ही मोमेंटम लेके जाते डायरेक्ट का बिल्कुल कॉन्फिडेंस तोड़ते हुए। बट एनीवेज डायरेक्ट को अपनी प्रेप पर ध्यान देना है और वो सही भी है, बिकॉज उनको पता है कौन कौन मेरे पीछे आ रहा है और अगर मैं इंप्रूव नहीं करा बहुत ही डिफरेंट लेवल तक तो ये टाइटल जाने वाला है। क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कोई भी एक ऐसा चैंपियन नहीं मिला हमें जो कई साल रिटेन कर रहा है। फिल के बाद ऐसा कोई चैंपियन आया जो बार बार अपना टाइटल रिटेन कर रहा है। बार बार हम देख रहे हैं कोई विन करता है फिर लूज़ कर देता है, कोई विन करता है फिर अगले साल फिर लूज़ कर देता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हो रही हैं, तो इसीलिए अब मज़ा तभी आएगा जब कोई एक टाइटल रिटेन करेगा और फिर सब उसके पीछे उसी तरीके से लग जाएंगे जैसे क्रिस बमस्टेड के पीछे हम देख रहे हैं। मैन 5 साल हो गए उनको टाइटल जीतते हुए और उनके पीछे अभी भी कोई इस तरह से है ही नहीं कि मतलब हमें लगे कि इस साल वो बीट कर देगा। नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मतलब इस साल भी हमें पता है वेस्ली भी जाएंगे, रमॉन भी जाएंगे, वहाँ से टेरेंस भी आएंगे। लेकिन आप बताओ क्या आपको लगता है सीबम को इन तीनों में से कोई भी बीट कर सकता है इस साल? अभी तो किसी को भी लगता होगा मैन, सब बैट कर लेंगे इस चीज़ पे और सही भी है। सीबम ने अपनी लेगेसी बना ही कुछ ऐसी दी है कि अब कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस चीज़ पर जब तक बहुत क्लोज मैचअप हम ना देख लें 1 साल। उसके बाद सेकंड ईयर हम सोच सकते हैं, अभी तो नहीं सोच सकते। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो ब्रियॉन एंसली की बात कर लेते हैं मैन। ब्रियॉन एंसली फाइनली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं एक अच्छे टैलेंट के रूप में, एक अच्छे क्लासिक फिजिक एथलीट के रूप में। क्योंकि जब से उन्होंने वो टाइटल लूज़ करा था उसके बाद से ना ब्रियॉन को बहुत ज़्यादा ओवरलुक करा जाने लगा। वो एक से एक पैकेज लाने लगे, मतलब एक फाइन वाइन होती है ना, वैसे ही एज के साथ ही कैप इम्प्रूव्ड पैकेज लाते रहे। और देखो आप अब आकर मतलब इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में अपना बेस्ट वर्जन लेके आएंगे। मतलब ऐसा ही इनके साथ जिस भी शो में कम्पीट कर रहे हैं ना वहाँ पे बेस्ट वर्जन लेके आ रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में बहुत ही अमेजिंग आए थे, यूके में चलो उससे थोड़ा डाउन थे, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में इनका बेस्ट वर्जन था अभी तक का। अब आप सोचो किस तरह से ये कर रहे हैं। कॉर्ड्स इनकी उस लेवल पर इंप्रूव हो नहीं सकती, उसके बाद भी इन्होंने उसको बीट कर दिया और बहुत टाइम से ये ट्राई कर रहे थे और बहुत टाइम से ये डिजर्व भी करते थे उनको बीट करना। लेकिन फाइनली ही गॉट रिकॉग्नाइज, जजेस ने इनको इनके सब्र का फल दिया, इनके हार्डवर्क का फल दिया और अब ये जीत चुके हैं उड्स से प्लेसिंग में। अब देखते हैं मिस्टर ओलंपिया में कैसा रहता है, क्योंकि दोबारा उड्स को बीट करना इज गोइंग टू बी रियली फन और मैं देखना चाहूंगा ब्रियॉन को दोबारा से ऊपर प्लेस होते हुए। अब हो सकता है रमॉन से भी ऊपर प्लेस हो जाए, खैर ये तो बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो गया मैन तो बहुत ही मजा आएगा। बिकॉज अभी तो हमने देखा है कि वेस्ली के सीधे बाद ब्रियॉन एंसली प्लेस हो गए हैं, बट रियली कमेंडेबल जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। हर एक साल बेहतर से बेहतर पैकेज लेके आ रहे हैं हर एक शो के साथ और ये जज्बा ना खत्म नहीं हो रहा है इनके अंदर से। तो इस चीज़ की तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है टोनियो बर्टन की। और टोनियो बर्टन अभी से ही फास्टेड और बहुत ज़्यादा कार्ब रिडक्शन उन्होंने कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड से लग रहा है अपनी इस अपडेट के अंदर, आप देख सकते हो। जबकि अभी भी आई थिंक 1.5 से 2 हफ्ता है ट्रॉय प्रो में, उसके बाद भी। बट एज ही सेड क्रिसमस केम अर्ली, इन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में ये लिखा भी है। और देखो आप यहाँ पर इनकी बैक की अपडेट में आप देख सकते हो किस तरह के फाइबर्स, किस तरह की डिटेल्स विजिबल हैं, पूरा स्ट्रेच हो रही है इनकी बैक। वही है गाइस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये लग रहे हैं। इनको पता है मेरे पास मसल मास इस लेवल की नहीं है कि मैं गुड वीटो वगैरह से कंपेयर कर सकूं, बट यस एस्थेटिक्स में डेफिनेटली ही कैन बीट गुड वीटो। रफाइल से भी बहुत अच्छी टक्कर ये ले सकते हैं और शेडी टू द बोन आने का ट्राई करेंगे, बिकॉज कंडीशनिंग का गेम है इनका। और वही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो ना, आप उसी पे खेलो, आप दूसरे की स्ट्रेंथ पे मत जाओ। आपको पता है आप एस्थेटिक्स में आ सकते हो बड़े ज़बरदस्त, आप कंडीशन बहुत ज़बरदस्त ला सकते हो, आप बैक में डिटेल बहुत अच्छी ला सकते हो, तो आप उसी पर खेलो। क्योंकि ये चीज़ें ना दूसरा नहीं ला पाएगा। दूसरा जिसके पास मसल मास बहुत ज़्यादा है वो अपना फ्रीक वाला गेम खेलेगा, आप उस गेम में नहीं खेल सकते। आप इतने कम टाइम में मसल मास इतनी इंप्रूव नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आप अगर उसके पीछे जाओगे ना अपनी कंडीशनिंग और अपना शेप और अपनी वेस्ट को आप सेक्रीफाइस कर दोगे, और वो चीज़ करना ही आपके लिए गलत जाएगा। तो वही है गाइस, टोनियो बर्टन पूरा ट्राई कर रहे हैं कंडीशनिंग का गेम खेलने का, बहुत ज़्यादा शेडी डे लग रहा है। मतलब आप फाइबर्स देखो बैक पे किस तरह के विजिबल हैं, वेस्ट इनकी बहुत ही टाइनी है। इन्होंने इस साल इंप्रूवमेंट करी है डेफिनेटली, मसल मास इंप्रूव्ड है, साइज इंक्रीज्ड है, लेकिन उसके बाद भी वेस्ट थोड़ी सी भी सेक्रीफाइस नहीं है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। क्योंकि हम देखते हैं वेस्ट बहुत ज़्यादा लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं, टोनियो के साथ नहीं है। टोनियो की वेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा थिन साइड पर है, जो कि इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट में जाएगा। बाकी गुड वीटो के साथ गाइस आपको पता है इस साल क्रिस असीतो हैं, तो हमें कंडीशनिंग में उनकी भी कोई डाउट नहीं है कि कंडीशनिंग वो कहीं पर लैग कर जाएंगे। क्रिस असीतो किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं। गुड वीटो की तो हमने कंडीशनिंग इवन तब भी देखी थी जब वो क्रिस असीतो के साथ काम नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पर भी ये इतने ज़्यादा अच्छे खासे कंडीशन आ गए थे। तो क्रिस असीतो तो मैन इज़ अ डिफरेंट ब्रीड।
तो बहुत अच्छा ये इनको लेकर आने वाले हैं। टोनियो को अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेलना चाहिए, नहीं तो सेकंड प्लेस मैन सेक्रीफाइस हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर राफेल तो अपनी छोड़ने ही नहीं वाले किसी के लिए। अपनी होम कंट्री में शो है और बहुत ही अमेजिंग पैकेज वो कैरी कर रहे हैं इस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी बीट करने वाला है। ये बात तो मैं खैर कई बार बोल चुका हूँ। हाँ, टोनियो के साथ एक चीज़ गलत जा सकती है गाइस, उनकी बैक पे जो टैटू वगैरह है ना, उसकी वजह से उनकी डिटेल्स उस तरह से विजिबल नहीं होती। अब पता नहीं आप लोगों को ये कितना लगता होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि जब भी ये बैक डबल बाइसेप पोज वगैरह करते हैं ना, तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत क्लोजअप में दिखती हैं। लेकिन आप दूर से देखोगे ना, इतने जजेस वगैरह जब दूर से देखेंगे टैटू वगैरह के साथ, तो उस तरह से वो डिटेल पता नहीं लगेंगी, और इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क तो डेफिनेटली पड़ने वाला है। अब आई डोंट नो इसके लिए टोनियो क्या करते हैं, बट मुझे तो इनकी फिजिक बहुत पसंद है। प्रेडेटर इनको सही नाम दिया गया है, सही निकनेम मिला इनको। बाकी आप बताओ कैसा लगा आपको वीडियो, क्या लगता है आपको कि निक वॉकर कैसे लग रहे हैं, और सबसे बिगर आर्म्स आपके ओपिनियन में किसके हैं। लेकिन हाँ, मुझसे अगर आप पूछोगे तो गाइस रॉली विंकलर जैसे आर्म्स मुझे नहीं लगता किसी के भी थे, उनसे भी बड़े आर्म्स होंगे, लेकिन जो फुलनेस और राउंडनेस रॉली विंकलर कैरी करते थे ना मैन, आई वॉज अ फैन। मतलब अभी भी आप देखोगे उनका प्राइम किसी के नहीं थे मैन। जब वो हाथ ऐसे आके रख देते ना आगे धम से, सब देखते रह जाते थे कि कितने मैसिव, कितने जाइंट मॉन्स्टर टाइप ये लग रहे हैं। तो वही है, काश वो अभी भी कंपीट कर रहे होते, हम क्रीजो के अगेंस्ट या फिर निक वॉकर के अगेंस्ट हम उन्हें देख पाते फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हुए। बट एनीवेज, लेकिन हाँ, आप मुझे जरूर बताओ कि आपको इन तीनों में से किसके आर्म सबसे ज्यादा बड़े लगते हैं। और इसी बात पे गाइस वीडियो का भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, और कमेंट्स में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा और किस एथलीट के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, मैं उसे भी कवर करना स्टार्ट करूंगा। बाकी थैंक यू, बाय बाय।